ठीक है। तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बाद हम लोग कुछ और सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट को देखेंगे। इस श्रृंखला में अगला है प्रार्थना समाज, अ सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र। इसका ऑल इंडिया लेवल पे प्रचार प्रसार नहीं था, महाराष्ट्र में था और एक आध जगह थोड़ा सा साउथ इंडिया में, ठीक है, तो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था। फाउंडेड इन 1867, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी बाय आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग नामक व्यक्ति द्वारा। किंतु इसको जो पॉपुलैरिटी थी वो दिलवाने का काम किया था न्यायमूर्ति एमजी रनाड़े, जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े ने इसको पॉपुलर बनाया था। अदर मेंबर्स इंक्लूड, इसके अन्य जो मेंबर्स थे, आरजी भंडारकर जो कि एक इतिहासकार और ओरिएंटलिस्ट माने प्राच्य संस्कृति को जानने समझने वाले, एनजी चंद्रावरकर, ठीक है, तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण अनुयायी थे। इसके अलावा इसमें दादोबा पांडुरंग जो कि आत्माराम पांडुरंग के भाई थे, वो भी इनके मेंबर्स थे। और साउथ इंडिया में इसको फैलाने का काम किया था कांदुकुरी वीरे सालिंगम, ठीक है, इन्होंने साउथ इंडिया में इसको फैलाया। फर्स्ट एज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो प्रार्थना समाज है पहले ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। 1849 में इसकी स्थापना की थी बाल रामकृष्ण जायकर ने, और तब उसका नाम हुआ करता था परमहंस सभा, ठीक है। ये सीक्रेट इसलिए था क्योंकि उस समय समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसको ओपनली कोई चैलेंज करे, ओपनली उसके बारे में कोई बोले तो वो समाज का विरोधी माना जाता था, उसको जात से, समाज से, गांव से अलग भगा दिया जाता था, ठीक है। इसलिए ये गुप्त रूप से समाज सुधार का काम करते थे। बाद में आगे चल करके परमहंस सभा को आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रनाड़े जैसे लोगों ने प्रार्थना समाज का नाम दिया, क्योंकि तब तक समाज में काफी कुछ अवेकनिंग और जानकारी हो चुकी थी और अब लोग भारत में जो सामाजिक बुराइयां फैली थी उनके बारे में खुले रूप से बोल सकते थे। डॉक्ट्राइन्स सिमिलर टू ब्रह्म समाज, इसके नियम सिद्धांत सारे मान्यताएं जितना कुछ है सब ब्रह्म समाज के समान ही है। केवल एक अंतर है कि प्रार्थना समाज कभी भी अपने आप को हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से अलग नहीं किया, लेकिन ब्रह्म समाज ने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानने लगे थे, ये एक अंतर है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म समाज के सारे नियम कानून को तो ये मानते हैं। इसके अलावा एडिशनल टुकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मराठी संत, जो मराठी संत हुए हैं, नामदेव हुए हैं, विठ्ठल नामदेव हुए हैं, तुकाराम हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से कई जो संत हुए हैं उन संतों के से भी प्रेरणा लेकर के ये समाज सुधार का काम करते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनमें से हम एक दो का नाम देखते हैं और उनका डिटेल समझते हैं। आत्माराम पांडुरंग 1823 में जन्म हुआ, 1898 में इनकी मृत्यु हुई। ये वास्तव में एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, चिकित्सक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इसके अलावा प्रार्थना समाज के फाउंडर थे और को फाउंडर थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के, ये सह संस्थापक थे। इसको 8 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, ठीक है। तो वो 8 लोग कौन हैं और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप घर पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी विकिपीडिया वगैरह से देख करके कब इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मोटो क्या है, इसका लोगो क्या है, इसको फाउंड करने वाले लोग क्या है, ये करता क्या है, एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। इसके अलावा जो आत्माराम पांडुरंग थे स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड मराठी, संस्कृत और मराठी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे और ये बॉम्बे के शेरिफ माने आजकल जो नगर पालिका अध्यक्ष का जो दर्जा है वो होते थे, शेरिफ भी ये रह चुके थे, ठीक है। ये एक संक्षिप्त जानकारी आत्माराम पांडुरंग के बारे में। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रनाड़े। ये बंबई हाईकोर्ट के जज थे, इसलिए इनके नाम के साथ जस्टिस लग गया था और इनको न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाड़े कहते थे। 1842 में जन्म हुआ, 1901 में इनकी मृत्यु हुई। महाराष्ट्र के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री, कानूनविद इत्यादि बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारे नाम इनके साथ जुड़े हुए थे। तो जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, इकोनॉमिक नेशनलिस्ट। मैं इसके पहले आपको पढ़ाया हूं कि भारत में अंग्रेजी नीतियों का आर्थिक आलोचना करने वाले जो लोग थे उनको इकोनॉमिक नेशनलिस्ट कहा जाता था, जैसे दादा भाई नरोजी, आरसी दत्त। उन्हीं में शामिल है महादेव गोविंद रनाड़े, जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध।
और इसमें उन्होंने बताया है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत की आर्थिक लूट की है। फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा, इन्होंने एक और संस्था बनाई थी पूना सार्वजनिक सभा, और इन सारे सभाओं संगठनों का काम समाज की सेवा करना, समाज में फैले कुरीतियों को दूर करना था। 1870 में ड्यूरिंग डेक्कन रिवोल्ट, उसी समय दक्कन विद्रोह हुआ था 1870 में। दक्कन विद्रोह के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एस्टैब्लिश विडोज होम एसोसिएशन, इन्होंने अपने एक साथी जिनका नाम था धोंडो केशव कार्बे, इसके साथ मिलकर के महाराष्ट्र में विडोज होम एसोसिएशन नामक एक संस्था बनाया था, जहां पर विधवा महिलाएं आकर के रहती थी। ये एक रेसिडेंशियल जगह थी और उनको वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी, ताकि वो अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर सके। पब्लिश न्यूज़पेपर, इन्होंने इंदू प्रकाश नामक एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, जो कि मराठी भाषा में और एंग्लो मराठी माने अंग्रेजी और मराठी दोनों में ये होता था। ज्यादातर इसमें मराठी का उपयोग किया जाता था। ऑथर थे, मतलब इन्होंने एक किताब भी लिखी है, कई किताबें लिखी, जो महत्वपूर्ण किताब है जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइज ऑफ मराठा पावर, मराठा पावर, मराठा शक्ति का उदय, उस पर उन्होंने किताब लिखी है। इसके अलावा पेशवा बाजीराव इत्यादि पर भी उन्होंने किताब लिखी है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, तो उसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और महादेव गोविंद रानडे, ये सारे लोग उसके संस्थापक हैं। तो ये उनके संस्थापकों में से एक है। और 1885 से 1905 तक कांग्रेस जो था, उस कांग्रेस को मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस कहते थे। तो कांग्रेस के ये को-फाउंडर भी थे और मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के। फर्स्ट पर्सन टू कॉल गांधी इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से गांधी को भारत वापस बुलाया जाए, इसका पहला विचार ये महादेव गोविंद रानडे ने ही दिया था, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट, अगला है यंग बंगाल आंदोलन, एन इंपॉर्टेंट रेडिकल इंटेलेक्चुअल एंड पैट्रियोटिक सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। बंगाल में एक बड़ी महत्वपूर्ण आंदोलन छिड़ा गया था, जो कि एक रेडिकल मूवमेंट था। रेडिकल माने क्रांतिकारी विचार थे इनके, इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह सामाजिक सुधार आंदोलन था, जो बंगाल में 1830 के दौर में एक पुर्तगाली व्यक्ति, जो बाद में एंग्लो इंडियंस हो गए, उनका नाम था एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो, द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया। हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस आंदोलन की प्रेरणा इनको मिलती थी फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 मूल्य थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इससे प्रेरणा लेकर के ये आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। और जिस प्रकार से फ्रांस ने अपने यहाँ आताताई राजा की जो राज व्यवस्था थी उसको खत्म करके फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनाया था, उसी प्रकार ये आंदोलनकारी भी भारत में आंदोलन करके विदेशी सत्ता को समाप्त करके, भारत में जो राजशाही थी उसको समाप्त करके और खुले विचारों को अपनाना चाहते थे। इट स्ट्रेस्ड ऑन फ्री एंड रैशनल थिंकिंग, ये लोग बल देते थे इस बात पर कि व्यक्ति की विचार, उसको सोचने समझने की आजादी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के जबरन धर्म के प्रभाव में, जात के प्रभाव में या विदेशी सत्ता के प्रभाव में हमारी थिंकिंग बाधित नहीं होनी चाहिए, रैशनल थिंकिंग होनी। क्वेश्चनिंग ऑल अथॉरिटीज, सभी प्रकार की सत्ता, धर्म, ईश्वर, भगवान, ब्रिटिश सरकार, सबके बारे में व्यक्ति को पूछने का अधिकार होना चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वेस्टर्न एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट एंड रेडिकल नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद इत्यादि का ये समर्थन करते थे। इट इमर्ज्ड फ्रॉम फ्री थिंकिंग यंग बंगालीज ऑफ हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज के, चूंकि जो हेनरी विवियन डेरोजियो है वो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे और ये बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जो इनके बातों से प्रभावित होकर के जो बंगाल के पढ़े लिखे युवा थे, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। इसलिए इस आंदोलन को चलाने वाले युवकों को डेरोजियन भी कहा जाता था, माने डेरोजियो के सिद्धांत को मानने वाले डेरोजियन, ठीक। इनमें महत्वपूर्ण थे अलेक्जेंडर डफ, ये भी हिंदू कॉलेज के फाउंडर भी थे और वहां पर प्रोफेसर भी थे। लाल बिहारी डे, बी.एन. सील इत्यादि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। अब ये आंदोलन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहा। उसके कई कारण थे। पहला कारण ये था हेनरी विवियन डेरोजियो की
असामयिक कॉलेरा से जल्द ही मृत्यु हो गई। पहला कारण जो मैंने वहां लिखा नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। दूसरा है रेडिकल नेचर। दूसरी बात यह है कि ये उग्र राष्ट्रवाद की बात करता था, जैसे जर्मनी में हिटलर इत्यादि ने किया था। इसलिए उग्र नेचर होने के कारण इसको कुछ हिंदू कॉलेज के पढ़े लिखे युवकों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया, बाकी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दूसरा कारण यही है, नो सोशल बेस, इसका सामाजिक आधार, इसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत कम थी। तीसरा, बुकिश इन कैरेक्टर। अब ये सब एक दूसरे से निकल रहे हैं। रेडिकल था इसलिए कम से कम लोग ज्वाइन किए। जब कम से कम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसके जितने सिद्धांत हैं वो किताब में थ्योरी के रूप में रह जाएंगे, प्रैक्टिकली कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। टाइम वाज नॉट सुटेबल फॉर रेडिकल आइडियाज। अभी भारत में उग्र विचारों के लिए पृष्ठभूमि नहीं बनी थी। अभी तो प्रेम से हाथ जोड़ के अंग्रेजों से काम चलाने का समय था। ठीक है, तो इन चार कारणों से, और पांचवा कारण कि अर्ली डेथ ऑफ द लीडर दैट इज विवियन डेरोजियो, ये 5 कारण थे इसके फेल होने के। अब हम देखते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो 1809 में जन्म हुआ। ये पुर्तगाली नागरिक थे, बाद में इन्होंने अंग्रेजी नागरिकता ले ली और फिर ये भारत में ही रच बस गए। इनका जन्म ही भारत में हुआ था। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन बन के रह गए। ठीक, 1809 में इनका जन्म हुआ है और आप देख सकते हैं केवल 22 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 31 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन थे, पोएट थे, कवि थे, टीचर एट हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, रैडिकल थिंकर, उग्रवादी विचारक थे, फर्स्ट इंडियन एजुकेटर टू डिसेमिनेट वेस्टर्न साइंस एंड एजुकेशन। भारत में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने वाले ये पहले व्यक्ति थे, पहले शिक्षाविद थे, व्यक्ति नहीं, पहले शिक्षाविद। फर्स्ट मॉडर्न पेट्रियोटिक पोएट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि। एंड अथीस्ट, ये एक अथीस्ट माने नास्तिक व्यक्ति थे। रोट अ पोएट्री बुक, इन्होंने एक किताब लिखी, वो राष्ट्रवाद की भावना से वो किताब लिखी, कविता वाली किताब, उसका नाम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, भारत के लिए जो कि मेरी मातृभूमि है। ठीक है, डाइड ड्यू टू कोलेरा से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, द पायोनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के लिए क्या कहा है कि ये बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह है विवियन डेरोजियो के बारे में जानकारी, यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में जानकारी। ठीक है, और कुछ चीजें और अगर बच गई हैं तो हम लोग मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा और आगे आएंगे, आजादी राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें कहीं थोड़ा मोड़ा बचेगा तो देखेंगे, अदरवाइज इतना पर्याप्त है। अगला है देव समाज। देव समाज की स्थापना लाहौर में एक समाज सुधार आंदोलन के रूप में किया गया था, जिसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था 1887। और पहले भी आपको ध्यान रखना है कि देव समाज और प्रार्थना समाज को स्थापित करने की प्रेरणा केशव चंद्र सेन द्वारा मिली थी। ठीक है, इट स्ट्रेस्ड फॉर इमोरलिटी ऑफ सोल। ये जो देव समाज है धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, सामाजिक आंदोलन कम था, धार्मिक आंदोलन ज्यादा था। तो इसने आत्मा की अमरता पर बल दिया, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु की सर्वोच्चता पर बल दिया, और अच्छे सामाजिक व्यवहार लोग करें इस पर बल दिया, गुड सोशल बिहेवियर। ठीक है, देव समाज की जो टीचिंग्स हैं, देव समाज के अनुयायियों को क्या क्या नियम कर्म मानना चाहिए, वो एक किताब में मिलता है जिसका नाम है देव शास्त्र। ठीक है, अब अगला देखते हैं धर्म सभा। धर्म सभा फाउंडेड बाय राधाकांत देव इन 1830 एट कोलकाता। कलकत्ता में राधाकांत देव नामक एक व्यक्ति द्वारा 1830 में इसकी स्थापना की गई। इट वाज एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। ये कट्टर हिंदूवादी संगठन था। वांटेड स्टेटस क्यू इन सोसाइटी, जो भारतीय समाज में यथास्थिति बनी हुई थी उसी को बनाए रखना चाहते थे। यानी अगर सती प्रथा है तो उसको रहने दो, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो रहा है तो उसको रहने दो, जैसी स्थिति भारतीय समाज की है उसको वैसा ही बनाए रखना ये चाहते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सती प्रथा हिंदू धर्म के हिसाब से है, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करना हिंदू धर्म के हिसाब से है, तो अगर अंग्रेज लोग कुछ करते तो उसको वो अपने धार्मिक मामलों में जो है हस्तक्षेप मानते थे। इसलिए इनका विचार था कि हिंदू धर्म में अंग्रेजी हस्तक्षेप को रोकना। कट्टर हिंदूवादी संगठन था। अपोज प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा। 1829 में जब सती प्रथा को समाप्त किया गया तो इन्होंने इसका विरोध किया, और जब यहां पर बात नहीं बनी तो ये लंदन पहुंच गए सीधे। जो उस समय महाराजा थे ब्रिटेन के, उसके पास पहुंच गए थे, और उसी को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय भी 1830 में लंदन जाते हैं। ठीक है, हाउएवर इट प्रोमोटेड विमेन एंड वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक, तो ये कट्टर हिंदूवादी संगठन तो थे, लेकिन महिलाओं का पिछड़ापन इत्यादि इनको मंजूर नहीं था। ये महिलाओं की शिक्षा,
महिलाओं के रीति रिवाज, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का समर्थन करते थे। बस वो धार्मिक मामलों में जो व्यवस्था बनी है उसको वो तोड़ना नहीं चाहते। सती प्रथा को वो बेहतर मानते थे, लेकिन साथ में ये भी मानते थे कि महिलाओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है राधाकांत देव, जो फाउंडर है इसके, उनके बारे में देखते हैं। 1784 में जन्म हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था तब, और 1867 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक। स्कॉलर ऑफ पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक एंड बंगाली, 4 भाषाओं के ज्ञाता थे। ही पब्लिश्ड संस्कृत डिक्शनरी, इन्होंने एक संस्कृत डिक्शनरी छापा था जिसका नाम था शब्दकल्प द्रुम। शब्दकल्प द्रुम। ठीक है। अच्छा, ये फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आगे हम राजनीतिक संगठन पढ़ेंगे, उनमें से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, उसके ये संस्थापक अध्यक्ष थे। संस्थापक नहीं थे, फाउंडर नहीं थे, फाउंडर प्रेसिडेंट माने पहले प्रेसिडेंट थे उसके। फाउंडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना, जिसको राजा राम मोहन राय, अलेक्जेंडर डफ इत्यादि लोगों ने मिलकर के किया था, उसके लिए उन्होंने काफी पैसा वगैरह भी दिया था। सोशली कंजर्वेटिव, सामाजिक रूप से ये कट्टरवादी व्यक्ति थे, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यानी समाज में परिवर्तन की ज्यादा बात नहीं करते थे। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, हिंदी में इसको कहते हैं ब्रह्म विद्या समाज। थियोसॉफिकल माने ईश्वर पर चर्चा करे। ठीक है, ईश्वर क्या है, कहां है, इस प्रकार से। तो ये प्योरली एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन भी बन गया। ठीक है, तो ये पहले केवल एक रिलीजियस था, फिर इसमें कुछ सोशल एलिमेंट और पॉलिटिकल एलिमेंट भी आ गए, तो ये पॉलिटिको रिलीजियस सोशल मूवमेंट बन गया थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एग्जैक्टली स्थापना मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की और कर्नल एमएस ऑलकाट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक, यह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर 1875 में इसकी स्थापना वहां पर की गई थी। ठीक है, और जब स्वामी विवेकानंद वगैरह शिकागो में अपना भाषण देने गए थे, तो इन लोगों ने बड़ा ग्रैंड वेलकम किया था और स्वामी विवेकानंद से मिलकर के भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृति के बारे में बहुत कुछ चीजें सीखी भी। तो भारतीय रीति रिवाज, ज्ञान परंपरा और उसकी खास करके जो उपनिषद और फिलॉसफी है, उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, 1886 आते यानी 10-11 साल के भीतर थियोसॉफिकल सोसाइटी 2 भागों में टूट गई। ठीक, एक भाग ओरिजिनल न्यूयॉर्क में रह गई और दूसरी उसकी जो भाग है वो आ गई भारत के अड़ियार चेन्नई के पास है, मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय होता था। ठीक है, तो अड़ियार आ गया, तो उसके 2 हेडक्वार्टर हो गए। पुराने वाले का हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क और नए वाले का हेडक्वार्टर हो गया, पुराने वाले का हेडक्वार्टर हो गया अड़ियार और जो नया था उसका हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क। ठीक है, तो पुराने वाली जो रीति रिवाज थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से, उसी से संबंध रखती थी एनी बेसेंट। तो आगे हम एनी बेसेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसकी एक ब्रांच भारत के अड़ियार में सेटअप किया गया था एनी बेसेंट द्वारा। ठीक, एनी बेसेंट कौन है वो भी आगे देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताएं क्या है? ये इनकार्नेशन, अवतारवाद को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, उपनिषद और उपनिषद में जितनी चीजें दी गई हैं उन सारे सिद्धांतों को ये मानते हैं। It concentrated on revival of Hindu religion with having strong belief on Indian philosophies। ये भारतीय खास करके हिंदू धर्म को में जो कुरीतियां आ गई थी उनकी रीतियों को दूर करके हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में रिफॉर्म करने की ये बात करते थे। एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम माने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच में इन्होंने एक ब्रिज का काम किया। एंड एम्फेसाइज्ड कॉमनैलिटी ऑफ इन ह्यूमन कल्चर, और दुनिया भर में जितने भी मनुष्य हैं उनकी संस्कृतियां जो हैं उनकी समानता पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट काम थे। अब हम आज असली बात है एनी बेसेंट के बारे में समझते हैं। 1847 में इनका जन्म हुआ, 1933 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म हुआ इनका ब्रिटेन में और मृत्यु हुई भारत के अड़ियार में। ये एक ब्रिटिश समाजवादी थी। ब्रिटेन में समाजवाद का कौन सा रूप था? ब्रिटेन में जो समाजवाद पाया जाता था उसको कहते थे फेबियन समाजवाद। ठीक है, और मैं पढ़ा चुका हूं आपको PSIR। तो ये फेबियन समाजवादी थी। फेबियन शब्द मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आपको याद रहे कि ब्रिटेन में जो समाजवाद पाया जाता था उसको फेबियन समाजवाद कहा जाता था। ठीक है, तो ये फेबियन समाजवादी थी और कार्ल मार्क्स की पुत्री भी फेबियन समाजवादी थी, और कार्ल मार्क्स की पुत्री और उनके दामाद और एनी बेसेंट ये सब बहुत अच्छे मित्र थे। ये फेबियन समाजवाद की बात ब्रिटेन में करते थे।
इसके अलावा ये विमेन राइट एक्टिविस्ट महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करती थी। महिलाओं को शादी का, डिवोर्स का, बर्थ कंट्रोल का, ऐसे तमाम अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनलिस्ट, शिक्षाविद थी, फिलैंथ्रोपिस्ट, दानदाता थी, बड़े बड़े कामों में पैसा वगैरह भी दान देती, राइटर थी, ठीक है, और भी बहुत सारा डेजिग्नेशन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। सपोर्टेड आयरिश एंड इंडियन सेल्फ रूल, उस समय आयरलैंड भी गुलाम था ब्रिटेन का और भारत भी था, और ये आयरलैंड की स्वतंत्रता और भारत की स्वतंत्रता दोनों का समर्थन करती थी। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको पहले सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उसको स्थापना 1917 में हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जैसे लोगों ने मिलकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज भी BHU के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा श्रेय। भारत में ये 1886 में आ गई थी, ठीक, और भारत में आके पहले ये कुछ धार्मिक और सामाजिक काम करती रही। बाद में इन्होंने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया और राजनीति के क्षेत्र में भी आ गई। तो 1914 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके बाद इन्होंने भारत को ब्रिटिश सत्ता से आजादी दिलाने और भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए होम रूल लीग नामक एक संस्था का स्थापना किया, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में इन्होंने की थी, ठीक। INC प्रेसिडेंट इन 1970, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी 1917 में, और कांग्रेस का ये वाला जो सत्र था 1917 वाला, वो कलकत्ता में हुआ था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। जिद्दू कृष्णमूर्ति, हालांकि इनके अपने बेटी थे, लेकिन ये डिवोर्स लेकर के ब्रिटेन से भारत आ गई थी, तो इन्होंने एक बेटे को एडॉप्ट किया था, साउथ इंडियन बॉय जिद्दू कृष्णमूर्ति, और ऐसा माना जाता था कि जो जिद्दू कृष्णमूर्ति है ये भगवान बुद्ध के अवतार है, ऐसा मैडम एनी बेसेंट मानती थी, ठीक है। लेकिन बाद में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अराइवल इन इंडिया 1886, तो एनी बेसेंट 1886 में भारत आ गई थी। तो ये उनका एक शॉर्ट संक्षेप में जानकारी। उनकी 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है। वैसे तो उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, ठीक है, पर 3 महत्वपूर्ण किताबें हम देखते हैं। व्हाई आई एम सोशलिस्ट, मैं क्यों समाजवादी हूं, और दूसरा द 7 प्रिंसिपल ऑफ मैन, ये 2 महत्वपूर्ण किताबें। तीसरी एक महत्वपूर्ण किताब है उनकी क्रिश्चियनिटी, इट्स एविडेंसेस, इट्स ओरिजिन, इट्स मोरालिटी, इट्स हिस्ट्री। इसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी की बड़ी बुराई की है, ठीक है। ईसाइयत से इनको घृणा तो नहीं, लेकिन क्रिटिसिज्म इन्होंने ईसाइयत का काफी किया इस किताब में, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं। बीच में लिखा हुआ है न्यूज़पेपर्स, 2 महत्वपूर्ण अखबार इन्होंने भारत में निकाले थे। एक अखबार था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमन वील, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग समाज सुधार के क्षेत्र में राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत 1861 में आगरा के एक धनी व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम था तुलसीराम। तुलसीराम ने इसको शुरू किया था। उनका दूसरा नाम शिवदयाल साहेब भी था, ठीक। इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? राधा स्वामी मूवमेंट का ये धार्मिक आंदोलन था। इसका ऑब्जेक्टिव था वन सुपीरियर बीइंग, संसार में एक ही ईश्वर है, वही सुपीरियर है, ठीक है। उसका कोई नाम का पता नहीं है। सुपीरियरिटी ऑफ गुरु, गुरु की महत्ता, ठीक है। तो राधा स्वामी मूवमेंट एक प्रकार से सिखिज्म का एक सेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं इसके पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। कंपनी ऑफ प्योर पीपल, अच्छे लोगों की संगति करना, जिसमें लोग कहते हैं सत्संग, ठीक है। सिंपल सोशल लाइफ, साधारण जीवन जीना। और 5वीं बात है नो टेंपल, कोई मंदिर नहीं, कोई रिचुअल कर्मकांड नहीं, कोई पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा नहीं, ओनली चैरिटी, केवल दान करो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सोशल सर्विस लीग, अगला संस्था है सोशल सर्विस लीग, established by नारायण मल्हार जोशी एट बॉम्बे इन 1911। 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा इस संस्था की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्राइमरली फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन एंड एजुकेशन इन इंडिया। भारत में महिला और शिक्षा, इन दोनों की स्थिति को सुधारने के लिए सोशल सर्विस लीग लाया गया था, और इन्होंने कई स्कूल महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भारत में जगह जगह पर स्थापित किए, खास करके महाराष्ट्र में तो इन्होंने काम किया ही है। अब ये जो नारायण मल्हार जोशी थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे और फॉलोवर थे गोपाल कृष्ण गोखले के भक्त थे, ठीक है। फाउंडेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इन्होंने एक ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी भारत में, जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शॉर्ट में AITUC, 1920 में, ठीक है। और इसको स्थापना करने में लाला लाजपत राय भी ने उनका साथ दिया था, ठीक। तो इसके पहले मैं कई बार आपको होमवर्क दे चुका हूं कि भारत के ट्रेड यूनियंस की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो उसी लिस्ट में है, तो लिस्ट में आपको बनाना है कौन सा
कब बनाया गया, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है और किसने उसको बनाया था और वर्तमान में उसका चेयरमैन प्रेसिडेंट जो भी होता हो वो कौन है। इस प्रकार से आपको होमवर्क में काम कर लेना है, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।